धर्म के आधार पर हमने बंटवारा किया जी। और आज जो विरोध कर रहे हैं उनको जवाब देना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। वन नेशन वन इलेक्शन से अरे आर्थिक दृष्टिकोण से देश को कुछ फायदा होने क्यों नहीं फायदा होने वाला है? कैसे फायदा होगा? आप बताते हैं, गरीब आदमी की चिंता इतनी है ना, तो जमीन का बराबर बंटवारा कर दीजिए, फैक्ट्री का बंटवारा कर दीजिए, और जब बड़े बड़े बंगले में रह रहे हैं ना नेता लोग, उसको छोड़ के फ्लैट में रहने लगे। आप निर्दलीय की बात छोड़ दीजिए, मांझी जी की पार्टी को क्यों नहीं मिला? उनको एक भी नहीं मिला? नहीं। अच्छा, दलित है ना, कौन पूछता है उनको? हम सेकुलर हो गए, जबकि बंटवारा हुआ था धर्म के आधार पर। स्वाभाविक है कि उन पर अत्याचार हो। नमस्कार, मैं हूं विद्रोही और आप देख रहे हैं डी पीपल वॉइस। अभी हम देश के एक ऐसे जाने माने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अर्थशास्त्री के साथ बैठे हुए हैं और उनसे चर्चा करने वाले हैं कि देश में CAA लागू हो गया है और इसके लागू होने के बाद देश में जो आर्थिक बोझ पड़ने की बात राजनीतिक हलकों में उठ रही है, और उसके साथ एक मुद्दा आया है कि वन नेशन वन इलेक्शन। इन दोनों मुद्दों पर जो आर्थिक दृष्टिकोण है वो क्या होना चाहिए, और एक एज ए नागरिक, एज ए बुद्धिजीवी वो इन मुद्दों पर क्या सोचते हैं, इन तमाम चीजों पर जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ में है प्रसिद्ध अर्थशास्त्री NK चौधरी, नवल किशोर चौधरी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीपी पर। धन्यवाद। सर, देश में राजनीतिक हलकों में चर्चा हो रही है कि CAA लागू किया गया है, इसके लागू होने से बाहर के लोग अपने यहाँ आएंगे और उनको रोजगार देना पड़ेगा, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा, उनको शरण देना पड़ेगा, तो इससे आर्थिक बोझ पड़ने वाला है आने वाले समय में भारत पर। तो क्या ये बात सही है, और कितना हद तक अगर गलत है तो कैसे मतलब उस चीज को है सो जस्टिफाई किया जा सकता है? सही है तो कितना हद तक आर्थिक बोझ हमारे देश पर पड़ने वाला है? जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं उनको CAA का कोई ज्ञान नहीं है जी। CAA के प्रावधान के अनुसार 15 अगस्त 1947 से लेकर 31 दिसंबर 2014 के बीच जो लोग आए हैं उन्हीं को CAA के अंतर्गत नागरिकता प्रदान की जाएगी। उन लोगों को जो धर्म के आधार पर प्रताड़ित हुए हैं 3 देशों में, मतलब नए लोग नहीं आएंगे देश में, उनको CAA की नागरिकता नहीं मिलेगी। जैसे कहा जा रहा है कि बाहर 14 के बाद के लोग इसमें शामिल ही नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ जी? जो लोग पहले से इसमें यहाँ रह रहे हैं, अंतिम व्यक्ति आया होगा जी, तो कब आया होगा? 31 दिसंबर 2014 जी। उसका भी यहाँ रहना 10 साल हो गया जी। तो ये जो अवधि है 15 अगस्त 1947 जिस दिन ये देश विभाजन के बाद आजाद हुआ, तब से लेकर 31 दिसंबर 2014 की अवधि में प्रताड़ित होके, धर्म के नाम पर प्रताड़ित होके जी, कहां? 3 देश, अफगानिस्तान जो कभी भारत का हिस्सा भी था, आप जान लीजिए, और पाकिस्तान जी, अब बांग्लादेश, ये दोनों हिंदुस्तान का हिस्सा था। वहां से जो आए हैं हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन और सिख। महाराजा रंजीत सिंह के वक्त में अफगानिस्तान भी इंडिया का हिस्सा था, भारत का हिस्सा था जी। तो उस समय खासकर अच्छी संख्या में रहे इस धर्म के लोग, जो धर्म के आधार पर प्रताड़ित होकर इस पीरियड में आए, वही वे लोग ही क्वालिफाई करते हैं। इसीलिए जो आरोप है कि आएंगे, यह गलत है। जो आएंगे उन पर यह लागू नहीं होगा। ऑलरेडी जो आए हुए हैं उन पर यह लागू हो रहा है सर। दूसरी चीज है, अंतिम व्यक्ति जैसा मैंने कहा 10 साल पहले आया होगा, वह ऑलरेडी भारत में है, यहाँ के संसाधनों का उपयोग कर रहा है जी। स्थिति उनकी जो भी हो, सामाजिक आर्थिक जी, उनकी राजनीतिक स्थिति बदलेगी, उनका सिविल स्टेटस बदलेगा, उनको इंडियन पासपोर्ट मिल जाएगा जी। और इंडियन पासपोर्ट के जो भी फायदा है करने का, नागरिक होने का, इसलिए एडिशनल बर्डन होगा। ये निराधार है, पूरी तरह निराधार है। मतलब वो आके हमारे देश में संसाधनों का उपयोग ऑलरेडी कर रहे हैं और यहाँ पर काम कर रहे हैं किसी भी तरीके से। अब उनको लीगलाइज कर दिया जाएगा, उनको नागरिकता मिल जाएगी, तो अब वो नागरिक कहलाएंगे जी।
तो इससे है सो सरकारी नौकरियों में है सो जोर नहीं पड़ेगा कि वहाँ कंपटीशन बढ़ जाएगा यहाँ के लोगों को? स्वाभाविक है जी। नागरिक होने के बाद उनको तो सारे मतलब उन लोगों को नागरिकता देने के पीछे का उद्देश्य क्या है? काहे लोग सोचते हैं? उद्देश्य है कि वो हमारे देश का हिस्सा थे। हिस्सा है। धर्म के आधार पर हमने बंटवारा किया जी। और आज जो विरोध कर रहे हैं उनको जवाब देना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। क्यों बंटवारा हुआ था हिंदुस्तान का? क्यों जवाहरलाल नेहरू तैयार हुए थे इसके लिए? गांधी के विरोध के बाद भी आप धर्म के आधार पर, उनका क्या दोष था इन हिंदुओं का? वो भारत में रह रहे थे, आपने धर्म के आधार पर बंटवारा कर दिया। वे देश थियोक्रेटिक स्टेट हो गए, इस्लामिक स्टेट हो गए जी। और हम लोग हम सेकुलर हो गए, जबकि बंटवारा हुआ था धर्म के आधार पर। जी। स्वाभाविक है कि उन पर अत्याचार हो रहा है। उनकी आबादी पूरी घट गई है। कहां 20% से ऊपर थे कई जगह और घटकर 2% पर आ गए। कोई तो जिम्मेदार है। उनके बहु बेटियों के साथ अन्याय होता है, उनका धर्म परिवर्तन, उन पर ब्लास्फेमी लॉ लागू होता है जी। इन सारे लोगों पर माइनॉरिटीज। वो हिंदुस्तान नहीं है, पाकिस्तान, इंडिया नहीं है जहां सेकुलरिज्म के नाम पर उनको न्याय मिलता है। ऐसे लोगों को भी जो यहाँ मेजॉरिटी रिलीजन के बाहर हैं, वहां उनके साथ अन्याय होता। तो ये प्रताड़ित हो रहे हैं, उनका धर्म परिवर्तन हो रहा, वो अन्याय है। वो सिर्फ आर्थिक रूप से प्रताड़ित नहीं है, धार्मिक सांस्कृतिक रूप से उसमें उनका कोई दोष नहीं है। वो एथनिक ग्रुप हमारा है, हमारे परिवार का हिस्सा है। और जब देश बटा था उस समय के हुक्मरानों ने, नेहरू ने, कांग्रेस ने आश्वासन दिया था कैसे लोगों को भारत में आने की इजाजत होगी। क्या हुआ उसका? स्वाभाविक है कि राजनीतिक कारणों से आज उसका विरोध कर रहे हैं लोग जी। और अन्य कारण, सब वोट का राजनीति है, सीधी तौर से वोट की राजनीति है। उनके यहाँ आने से ये लगता है कि उनके अंदर में एक भावना होगी कि हमारा कोई देश है। अरे उनका है जी जी, उनका देश ही नहीं, उनका परिवार है। परिवार है यहाँ पर। क्या बात करते हैं, परिवार है। और उनको धर्म के आधार पर प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको संस्कृति के आधार पर प्रताड़ित किया जा रहा है। उनका पॉपुलेशन घट गया। कैसे घट गया? कहाँ चले गए वो? मिसिंग मिलियंस। तो ये जो ईमानदार और धर्म के आधार पर प्रताड़ित लोग आएंगे, जिनका भारत शरणदाता बनेगा, जो आए हुए हैं ऑलरेडी, आएंगे आए हुए हैं, तो इनको अगर नागरिकता दे दी जाएगी तो ये तो देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में भी अपना सहयोग दे सकते हैं। कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं। केवल मुंह लेके लोग नहीं आते हैं, तो हाथ लेके भी आते हैं जी। ये मत भूलिए, दो हाथ रोजी रोजगार करेगा और टैक्स भी देगा सरकार। स्वाभाविक है, सारे उत्तरदायित्वों का पालन करेगा जो एक नागरिक को कर रहा है। दूसरा सवाल है सर कि देश में वन नेशन वन पॉलिसी लागू हो रही है। कहा जा रहा है कि इस पॉलिसी के लागू होने के बाद जो कमजोर वर्ग के कैंडिडेट होंगे उनका प्रचार सही तरीके से नहीं हो पाएगा और जो है सो वो चुनाव जीतने उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। आज भी नहीं हो पाता है कमजोर के लोग का वोट। अभी आपका एक अलग विषय है, इलेक्टोरल बॉन्ड की बात हो रही है ना। जी जी। किनको मिला है इलेक्टोरल बॉन्ड? सबसे अधिक बीजेपी को मिला है, नो डाउट, लेकिन कांग्रेस को भी तो मिला है जी, टीएमसी को भी तो मिला है। 5400 कहा 900? अरे मिला है हाँ जी। हमको क्यों नहीं मिला? निर्दलीय को तो नहीं मिलता। मैं तो नहीं, आप निर्दलीय की बात छोड़ दीजिए, मांझी जी की पार्टी को क्यों नहीं मिला? उनको एक भी नहीं मिला? नहीं। अच्छा, दलित है ना, कौन पूछता है उनको? तो आज कौन गरीब आदमी इलेक्शन लड़ रहा है जी? गरीब आदमी की चिंता इतनी है ना, तो जमीन का बराबर बंटवारा कर दीजिए, फैक्ट्री का बंटवारा कर दीजिए। और जब बड़े बड़े बंगले में रह रहे हैं ना नेता लोग, उसको छोड़ के फ्लैट में रहने लगे। फिर भी ये मैं नहीं कहूंगा कि जो सरकारें आई हैं उन्होंने कुछ नहीं किया गरीबों के लिए और देश में कुछ नहीं हुआ गरीबों के लिए, ये मैं नहीं कह रहा। लेकिन ये गरीब तो उनकी जरूरत है, ठीक उसी तरह जैसे बाढ़ उनकी जरूरत है, अकाल उनकी जरूरत है, क्योंकि उसमें पैसे मिलते हैं, गरीब के नाम पर वोट मिलते हैं, सत्ता मिलती है और सत्ता का सुख सारी पार्टी के लोग हैं और उसमें कोई पार्टी कम नहीं है। सब भ्रष्टाचार में लिप्त है, सब डेमोक्रेसी का कत्ल कर रहा है और जनता के नाम पर सब कुछ जायज ठहरा है। ये कहना चाहते हैं कि राजनीति में जितनी भी पार्टियां हैं, जिसको जितना मौका मिला है उतना स्वाभाविक है, नोच के खाया है। कुछ अब बात हो सकते हैं, एक दो पार्टी अब बात हो सकती है, कुछ लोग अब बात हो सकते हैं। क्या वन नेशन वन इलेक्शन से आर्थिक दृष्टिकोण से देश को कुछ फायदा होने? क्यों नहीं फायदा होने वाला है? कैसे फायदा हो? आप बताते हैं
कि जब इलेक्शन होता है पॉलिटिकल सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं होता है, जी एग्जीक्यूटिव सिस्टम इन्वॉल्व होता है, जुडिशरी इन्वॉल्व होता है, मीडिया इन्वॉल्व होता है, जी सारा ध्यान उस पर चला जाता है। नीति निर्धारण करना, उसका क्रियान्वयन करना, विकास का कार्य ठप पड़ता है। जुडिशियल कैसे इन्वॉल्व हो जाता कैसे नहीं इन्वॉल्व होता? कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन होता है तो कहाँ जाता है? है? सब केस मुकदमा कोर्ट पर कोर्ट में जाएगा कि नहीं? जी। तो जुडिशरी कैसे इन्वॉल्व होगा? सब में पैसा खर्चा होता है, खर्चा होता है, जनता का पैसा बिल्कुल। और जब चुनाव हुआ जी आजादी के बाद 52 के बाद 67 तक तो सभी राज्य और देश में एक ही चुनाव हो रहा था। 67 तक हुआ है? क्यों नहीं हुआ है? अच्छा, तो क्या हो गया था उस समय? क्या नुकसान हो गया था? जी। उस समय भी सेंटर में कोई सरकार थी और राज्य में दूसरी सरकार थी। केरल की सरकार को कांग्रेस की सरकार ने मेजॉरिटी रहते हुए गिरा दिया, प्रेसिडेंट रूल लेके। आज जो डेमोक्रेसी का नारा दे रहे हैं ना कांग्रेस पार्टी वाले, और उस समय जहां तक मुझे मालूम है इंदिरा गांधी कांग्रेस की प्रेसिडेंट थी, जवाहरलाल नेहरू उनके पिता ये प्रधानमंत्री थे, डेमोक्रेसी के सबसे बड़े प्रतीक थे और मैं उनका सम्मान करता हूं दोनों का। लेकिन नंबूदीपाद की सरकार मेजॉरिटी रहते हुए केरल की पहली सरकार जो प्रेसिडेंट रूल के तहत 356 को यूज करके गिराया गया था, वो दूसरी सरकार थी ना जी। उसके बाद भी देखिए सेंटर में और स्टेट में दो पार्टी की सरकार होती रही है जी। तो जब एक चुनाव होगा तो अनअवॉइडेबल चुनाव को से बचना चाहिए। जब तक उसमें मैं नहीं जानता डिटेल्स क्या है, लेकिन शायद एक ये है कि जब तक दूसरी सरकार बनने की स्थिति नहीं हो, पहली सरकार खत्म नहीं हो, तो उसमें बीच में मान लीजिए जैसे किसी पार्टी की सरकार बनी, हाँ, और वहां पर जो मुखिया है या पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो कुछ ऐसा व्हिप जारी कर दिए कि वो जनता के खिलाफ है, विधायक उसका विरोध कर रहे हैं, हाँ, तो उस स्थिति में तो विधायक सरकार गिरा देंगे, हाँ, तो सरकार गिरा देंगे तो क्या राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा? नहीं, हाँ, उसमें शायद है, मैं उसका तो अभी डिटेल्स आया नहीं पता है कि जब तक दूसरी सरकार बनने की तय नहीं होगी तब तक वो पहले सरकार नहीं जाएगी, इसकी संभावना अधिक लगती है। ओवरऑल तो यही है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो इससे पब्लिक को फायदा है, फायदा है, मेरी समझ से फायदा, अर्थव्यवस्था को भी फायदा, और क्यों। तो आपने देखा कि कैसे हम लोग के बीच में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एनके चौधरी जी ने अपनी बातों को रखा और उन्होंने बताया कि सीएए को लेकर जो बातें मार्केट में फैलाई जा रही है वो कोरी अफवाह है कि नए लोग जो पड़ोसी देशों से आने वाले हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो ऑलरेडी 15 अगस्त 1947 से लेकर 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आ चुके हैं, वैसे लोग ऑलरेडी यहाँ के संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। अगर उन्हें नागरिकता दे दी जाती है तो कानूनी तरीके से वो यहाँ के नागरिक हो जाएंगे, सरकार को टैक्स भी देंगे और वो सिर्फ मुंह लेकर नहीं आते हैं, हाथ दो लेकर आते हैं, उससे यहाँ के अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में योगदान देंगे। साथ ही इन्होंने बताया कि वन नेशन वन इलेक्शन के माध्यम से किस तरीके से आर्थिक लाभ होगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह खबरों के लिए बने रहे डी पीपुल वॉइस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।